नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका टेक्निकल अस्त्र में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, पहली खबर भारत और पाकिस्तान सीमा से आ रही है। दरअसल आप सबको मालूम है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर है। ऐसे में सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को ये बात पची नहीं, और इसके बाद पाकिस्तान के रेंजर्स ने सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि बीएसएफ वहां पर तैनात थी और मुंह तोड़ जवाब भी इनको दिया गया है। दरअसल पिछले 1.5 साल में पाकिस्तानी सैनिकों ने किसी भी तरीके की कोई गोलीबारी नहीं की थी, लेकिन उन्होंने इस समझौते को अब तोड़ दिया है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि इस तरीके की घटना के बाद सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान के रेंजर्स ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फ्लैग मीटिंग की और जो मौजूदा मानदंड है उनका सम्मान करने पर सहमत हुए हैं। दोस्तों, अगली खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जो कि अभी भी जारी है। हालांकि इस दौरान जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। मौके पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। बता दें कि मारे गए आतंकियों की पहचान दानिश भट्ट और बशरात नबी के रूप में हुई है और इनका संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से था। वहीं दोस्तों, अगली खबर पीओके से आ रही है। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में आतंकी पीओके में घुसपैठ करने की फिराक में है और इस बारे में सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिल चुकी है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने 9 लॉन्चिंग पैड तैयार कर रखे हैं। इन लॉन्चिंग पैड में 55 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश में है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने के लिए सीमा पर बीएसएफ और सेना की गश्त बढ़ा दी गई है। घुसपैठ के सारे रास्ते बंद हो रखे हैं, इसलिए आतंकी अब नए रास्तों से जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की साजिश रच रहे हैं। दोस्तों, ये पीओके अब लगातार नासूर बनता जा रहा है और पाकिस्तान इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब भारत को अब रणनीति के साथ पीओके में कार्रवाई तो करनी होगी, साथ ही इसे अब मिलाने का वक्त भी आ गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि तेजस मार्क 2 को लेकर आ रही है। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 2 की 6 स्क्वाड्रन खरीदेगी, लेकिन ये भी कहा था कि इंडियन एयरफोर्स 4 और अतिरिक्त स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 के खरीदेगी बाद के फेज में। दरअसल दोस्तों, जो शुरुआती 106 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स होंगे, उनमें अमेरिकन F414 इंजन लगाया जाएगा, लेकिन बाद में जो अन्य 72 यूनिटें बनेंगी तेजस मार्क 2 की, उनमें स्वदेशी इंजन लगाया जाएगा, जो कि 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन होगा। और भारत जल्द ही 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन निर्माण के लिए अपने विदेशी सहभागी के साथ समझौता कर सकता है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए एक नए इंजन का डेरिवेटिव तैयार किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, तेजस मार्क 2 का एक एडवांस एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिकली अटैक वेरिएंट भी सामने आएगा और इस नए इंजन के लग जाने के बाद इस तेजस मार्क 2 को अतिरिक्त पावर मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इसके लिए अभी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को 2035 तक का इंतजार करना होगा, जब तक नया इंजन तैयार नहीं हो जाता है। वहीं फ्रांस के साफरान ने $6 बिलियन की मांग की है संयुक्त रूप से 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन निर्माण के लिए। साथ ही दोस्तों, इंजन निर्माण समझौते के बाद इंजन के सभी जो ग्राउंड और फ्लाइट ट्रायल्स हैं, उसके बाद नए इंजन का जो प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन होगा वो 2035 से शुरू होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों, नए उत्तम रडार का जो डेरिवेटिव है, जिसे Su-30 फाइटर जेट में लगाया जाएगा, उसके उत्पादन के लिए मंजूरी मिल गई है। दरअसल उत्तम रडार डेरिवेटिव का एक हायर ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल होगा और इसे ज्यादा पावर सप्लाई भी दी जाएगी। कहा जा रहा है कि इसे Su-30 एयरक्राफ्ट की जो बड़ी नोज कोन है उसमें लगाया जाएगा, जो कि Su-30 फाइटर जेट को एक बेहतर ट्रैक और सर्च रेंज देगा। वहीं आपको मालूम ही है, कल के डिफेंस अपडेट में बताया था कि इंडियन एयरफोर्स अपने 2 Su-30 एयरक्राफ्ट को डेवलपमेंटल ट्रायल्स के लिए देगी और ये ट्रायल 2024 से शुरू होगा। यही नहीं दोस्तों, इसके साथ ही Su-30 फाइटर जेट में नए स्वदेशी हथियारों का भी परीक्षण किया जाएगा, जो कि सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के तहत है। बता दें कि उत्तम रडार लगने से Su-30 फाइटर जेट में फ्यूचरिस्टिक हथियार जैसे कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसके अलावा एयर टू सरफेस हथियार जो कि अभी तैयार हो रहे हैं, वो भी लगेंगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि Su-30 MKI में HAL के द्वारा तैयार किया जा रहा एक शक्तिशाली डिजिटल फ्लाइट कंप्यूटर भी लगा होगा, जो कि Su-30 फाइटर जेट की कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाएगा और इसकी मदद से Su-30 फाइटर जेट स्वदेशी हथियारों के साथ साथ पश्चिमी हथियारों को भी लॉन्च करने में सक्षम होगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि वरुणास्त्र को लेकर आ रही है। दरअसल वरुणास्त्र, जो कि एडवांस हैवी वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, उसका एक टेस्ट फायर किया गया है, वो भी कॉम्बैक्ट मोड में, और ऐसा पहली बार किया गया है ताकि वरुणास्त्र की जो बैटरी है उसके मैक्सिमम इंड्योरेंस को जांचा जा सके, वो भी अधिकतम गति पर। साथ ही आपको बता दें कि वरुणास्त्र ने 20 किलोमीटर की रेंज प्राप्त की और इस तरह इस स्वदेशी टॉर्पीडो ने अपने मिशन की जरूरतों को भी पूरा किया। बता दें कि वरुणास्त्र की जो ऑपरेशनल रेंज है वो 40 किलोमीटर है और ये इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड होती है, जिससे कि ये अपनी स्पीड को कॉम्बैक्ट मोड में बढ़ा भी सकती है और 20 किलोमीटर की स्पीड तक कम भी कर सकती है। और वरुणास्त्र की जो गति है वो है 74 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 600 मीटर की गहराई से भी ऑपरेट की जा सकती है। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए VLSR SAM के निर्माण के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने प्रोडक्शन कम डेवलपमेंट पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, जिसका मतलब यह है कि भारत डायनेमिक्स इसका उत्पादन करेगी।
वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के लिए आकाश प्राइम की डील भी अभी कॉन्ट्रैक्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है और जल्द ही इसे रक्षा मंत्रालय के द्वारा मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने आकाश एनजी मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी खोली है। इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि भारत डायनेमिक्स को एक साथ 500 एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि 100 के उत्पादन का भी ऑर्डर मिल सकता है भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना से। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को भारतीय नौसेना से एक प्रोजेक्ट भी मिला है जिसके तहत BDL मोबाइल टारगेट इम्यूलेटर का विकास और उत्पादन करेगी। कहा जा रहा है कि मोबाइल टारगेट इम्यूलेटर का प्रोटोटाइप तैयार हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि भारत और बांग्लादेश को लेकर आ रही है। भारत दौरे पर दोस्तों आपको मालूम है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आई है और इस दौरान कहा जा रहा है कि भारत के साथ तीस्ता नदी का जो मुद्दा है उसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच 7 MOUs पर साइन हुए हैं जिसमें कि ऊपरी सुरमा कुशियारा परियोजना, सियालहाट, सिलेट वाया रहीमपुर के तहत बांग्लादेश द्वारा कुशियार नदी से 153 क्यूसेक पानी की निकासी पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया। इसके अलावा भारत की वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और बांग्लादेश वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि BCSIR के बीच वैज्ञानिक सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। भारत के राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल और बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इसके अलावा भारतीय रेलवे के प्रशिक्षण संस्थानों में बांग्लादेश के रेलवे कर्मियों के लिए प्रशिक्षण के लिए रेल मंत्रालय भारत और बांग्लादेश रेलवे के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। यही नहीं, इसके साथ साथ बांग्लादेश रेलवे के लिए IT समाधान के सहयोग के लिए रेल मंत्रालय भारत और बांग्लादेश रेलवे के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच भी MOU साइन किया गया है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और बांग्लादेश की अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच MOU पर भी हस्ताक्षर किया गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगोलिया की राजधानी उलान बाटर में मंगोलिया के रक्षा मंत्री के साथ बैठक की है। दोनों ही नेताओं ने भारत बांग्लादेश रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मंगोलिया के साथ बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए भारत पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है। दोस्तों इसके अलावा ये किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली मंगोलियाई यात्रा है। यही नहीं, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर का भी उद्घाटन किया जो कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी मंगोलिया में स्थापित है। बता दें कि इस संस्था के लिए जो सिस्टम है वो भारत सरकार ने मुहैया कराए हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर कल से जापान की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। 4 दिन की यात्रा के दौरान उनकी बातचीत जापान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ होगी। दोस्तों बता दें कि दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून सम्मत शासन के प्रति सम्मान के साझा मूल्यों पर आधारित है। यात्रा के दौरान दोनों पक्ष इस भागीदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार करेंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि इजराइल से आ रही है। दरअसल इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने कहा है कि उन्हें एक अनुबंध प्राप्त हुआ है ड्रोन गार्ड कॉमजैम सिस्टम का, वो भी किसी एशियाई देश से। कहा जा रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कई तरीके के सिस्टम एक साथ हैं जो कि लंबी दूरी से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं, भले ही वो स्वाम ड्रोन हो या फिर एक ड्रोन हो। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ये जो सिस्टम है वो किसी भी तरीके से जो सिविलियन कम्युनिकेशन है और GPS है जो कि उस क्षेत्र में होगा जहां पर ये ऑपरेट हो रहा होगा उसे किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि चाइना से आ रही है। दोस्तों ब्रिटेन को छोड़ते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और इस लिस्ट में अब उससे आगे सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है। भारत की उपलब्धि चीन को हजम नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था चीन को भी पीछे छोड़ देगी और ये बात चाइना को रास नहीं आई, इसीलिए उसने भारत को पश्चिम से दोस्ती कम करने की सलाह दी है। चीन के सरकारी भोपू गोबर टाइम ने कहा है कि भारत को पश्चिम के हाथों की कठपुतली न बनने दिया जाए। गोबर टाइम ने आगे बताया कि कल्पना कीजिए कि अगर भारत पूरी तरह से अमेरिका और पश्चिम के घेरे में फंस गया और दूसरे जापान की तरह वॉशिंगटन का दास बन गया तो भारत एक शक्तिशाली देश बनने के अपने लक्ष्य के बारे में कैसे सोच सकता है। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय गौरव भी उसे इस चीज की इजाजत नहीं देता, यानी कि चाइना हमसे ज्यादा हमारे बारे में जानता है। दरअसल चीन के निशाने पर भारत और पश्चिमी देशों के अच्छे संबंध, खासकर कि क्वाड जैसे गठबंधन है जिसमें कि भारत और अमेरिका शामिल है। इस गोबर टाइम ने यह भी कहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देश ना ही चीन को समझते हैं और ना ही भारत को। आखिर चीन और भारत जैसे बड़े देश जो कि एशियाई सदी का सपना देखते हैं उनके इशारे पर कैसे नाच सकते हैं। अमेरिका और पश्चिम की तुलना में हम भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का सम्मान करते हैं और हम भारत के रणनीतिक संयम को देखकर खुश हैं, जिसे आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि ये मूर्ख बनाने वाली बात जो है वो चाइना इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो प्रैक्टिकली करके देख चुका है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चाइना की जो मीठे बोल हैं वो भारत के लिए इसलिए आ रहे हैं कि भारत ने जिस तरीके से अपनी रणनीति को दुनिया के सामने पेश किया है,
दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया और वो समय दूर नहीं है कि भारत सबसे आगे निकलेगा और चीन कभी भी भारत का भला नहीं सोच सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।